आइए हम पहले देख ले कि किस तरीके के हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टॉपिक में या इस पूरे सब्जेक्ट में किस तरीके की बातचीत होगी। ओवरऑल अगर हम देखना चाहे तो ये टॉपिक बेसिकली बना होता है 4 टॉपिकों से मिलकर, मतलब इकोलॉजी जब भी वर्ड आपके माइंड में आए तो ये 4 टॉपिकों का डिस्कशन आपके माइंड में हमेशा रहे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इसमें मानते हैं वो होता है इकोसिस्टम, जिसे हम कहेंगे कि वो पारिस्थितिकी का पूरी तरह से वर्णन करेगा कि व्हाट इज द इकोसिस्टम और किस तरीके से इकोसिस्टम वर्क करता है। सेकंड जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। इन दोनों ही टॉपिकों में से 2011-2012 से लेकर लगातार अगर हम सवालों को देखें तो हर एक टॉपिक ने लगभग 10-10, 12-12 सवाल कवर कराए हैं। तीसरा टॉपिक हम इसमें जो मानते हैं वो होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण। ये 3 ऐसे स्तंभ इसके जिसके बगैर हम इकोलॉजी को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पर इन तीनों के बाद फिर जो चौथा टॉपिक होता है हम उसे मिसलेनियस कहेंगे, और इस मिसलेनियस में हम क्या क्या पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, धारणीय विकास। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस। फिर कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कॉप की बातचीत हो जाए, मॉप की बातचीत हो जाए, सीबीडी की बातचीत हो, जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए होंगे, जितने भी सम्मेलन बने होंगे, फिर वो अर्थ समिट हो, पृथ्वी सम्मेलन की बात हो, और जो आखिरी पार्ट हम इसमें देखेंगे वो करंट का तात्पर्य रहेगा कि अगस्त 2016 से लेकर जनवरी तक इस इकोसिस्टम या इकोलॉजी में कौन से कानून आए हैं, कौन से सम्मेलन हुए हैं और क्या परिवर्तन भारत में भी वर्तमान में देखे जा रहे हैं। ओवरऑल अगर आप ये टॉपिक देखना चाहें तो ये 3 मेन टॉपिक रहेंगे, और चौथा टॉपिक जिसे हम मिसलेनियस कहेंगे, एक्चुअल में ये सभी टॉपिकों का थोड़ा थोड़ा वो हिस्सा जिसमें कॉन्फ्रेंस भी आएंगे, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आएंगे, और साथ ही उसमें करंट अफेयर भी आएगा। ओवरऑल सिलेबस हमारा यही रहेगा। अगर हम बात करें इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम कहेंगे कि करंट ना भी मालूम हो तो ये 3 टॉपिकों में से अगर 10 सवालों की बात हो तो 6 सवाल इनमें से बनते हैं। पिछले साल का ही सवाल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के पेपर में भी इस टॉपिक ने 10 से लेकर 11 सवालों का वेटेज रखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 और 2015 का पेपर तो ये लगभग 15 से लेकर 20 सवालों का वेटेज रख चुका है। तो मे भी हो सकता है कि टॉपिक फिर हाईलाइटेड हो। उसका कारण अभी क्यों इतना ज्यादा इसको हाईलाइटेड किया जा रहा है, उसका बड़ा रीजन ये आ रहा है कि जब भी हमें डेवलपमेंट मतलब डेवलपिंग से डेवलप होना होता है तो 2-3 चीजों पर ध्यान देते हैं। जैसे इस समय एथिक्स का महत्व क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 1960 के समय में जब अमेरिका में डेवलपमेंट शुरू हुए या रफ्तार तेजी हुई तब एथिक्स पर बात उन्होंने शुरू की थी। अब भारत उस पड़ाव पर है कि अब वो डेवलपिंग से डेवलप होने जा रहा है, तो एथिक्स के विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। वैसे ही भारत भी अब डेवलपिंग से डेवलप होने वाला है, तो फिर उसे ध्यान देना होगा कि इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, पॉल्यूशन, इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाली चीजों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। मैं सबसे पहला शुरुआत कर रहा हूं इसमें बायोडायवर्सिटी से, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आता भी है। तो लिखिएगा टॉपिक बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें तो शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां मैं हर वर्ड को बिल्कुल ब्रेक करके बताऊंगा, और आप देखेंगे कि जब शब्द ब्रेक हो जाते हैं तो उसमें क्लैरिटी और बढ़ जाती है। सबसे पहले तो कई लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इन शब्दों से भी मुलाकात शायद न कर पाए हों। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम ये ऐसे एक जैसे जो शब्द लगते हैं। इन चारों शब्दों को मैं पहले समझा देता हूं कि इन चारों शब्दों का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम किसे कहेंगे, बायोडायवर्सिटी किसे कहेंगे, इकोलॉजी किसे कहेंगे और इन्वायरमेंट किसे कहेंगे। इन चारों शब्दों को मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। इको का मतलब होता है पेरीफेरी,
पेरीफेरी का मतलब होता है आपके चारों तरफ जितना भी मिले उसे हम कहते हैं इको। और लॉजी इसका मतलब लिया जाता है स्टडी। तो जब भी कोई व्यक्ति मुखर्जी नगर, मान लेते हैं कि मुखर्जी नगर में वो स्टडी करने आया है टेम्परेचर की, कि इस मुखर्जी नगर में साल भर में तापमान कैसे बदलता है, ह्यूमिडिटी की, कि यहां पर आर्द्रता कैसी बदलती है। मान लीजिए कि वो स्टडी करने आया है कि यहां का रेनफॉल कितना है, यहां वर्षा कितनी होती है, ये कितने लेटीट्यूड पर हैं, मतलब वो कितने अक्षांश पर हैं, और वह कौन से लॉन्गिट्यूड पर हैं। साथ ही साथ वो यहां देखने आया है कि यहां एनिमल कितने टाइप के हैं, क्या यहां पर इंसेक्ट भी मिलते हैं, क्या यहां पर ह्यूमन की डाइवर्सिटी भी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इन चीजों का अध्ययन करने आया, तो आप उसे कहिएगा कि इसका मतलब आप मुखर्जी नगर का इकोलॉजी करने के लिए आए हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, अक्षांश, देशांतर, वहां के जीव जंतु, वहां के पौधे, इन सभी का अध्ययन करके एक रूपरेखा तैयार करना कि मुखर्जी नगर में इस प्रकार के जीव मिलते हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, और मुखर्जी नगर का तापमान वार्षिक इतना है, आर्द्रता इतनी है, रेनफॉल इतना होता है। तो हम कहेंगे कि आपने जो पूरा अध्ययन किया वो इकोलॉजी है। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि तापमान के ज्यादा और कम होने की वजह से मुखर्जी नगर के जीवों पर, आदमियों पर और वहां की अलग अलग चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप ये भी बता सकते हैं कि इस ह्यूमिडिटी की वजह से वहां के लोगों ने अपने आप में क्या परिवर्तन किए हैं। तो इन सभी बातों का जो अध्ययन करता है उसी को कहते हैं इकोलॉजी। अब आप ये समझ लीजिए कि पूरे पृथ्वी पर कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति इन चीजों का अध्ययन करने के लिए पहुंच जाए तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि वो व्यक्ति केवल किस विषय का अध्ययन कर रहा है, इकोलॉजी का। क्या ये शब्द पूरी तरह से क्लियर हैं? किसी भी जगह पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, देशांतर, अक्षांश, एनिमल, इनके होने वाले प्रभाव, इन सब की स्टडी को नाम दिया जाता है कि वह इकोलॉजी है। सवाल यह है कि अब तुम इकोलॉजी करने आओगे तो कोई ना कोई तो ऐसी जगह चुनोगे जहां तुम्हें यह अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति पानी का गिलास है तो वो केवल पानी के गिलास में देखना चाहता है कि उसके अंदर जो पानी है उसमें अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, उस पानी के गिलास में बैक्टीरिया कितने प्रकार के हैं, वो पानी के गिलास में जो पानी है उसकी मात्रा कितनी तेजी से बढ़ती और घटती है। तो उसके लिए वो छोटा सा यूनिट स्टडी का एरिया बन जाएगा। इसका मतलब मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो व्यक्ति जहां भी इकोलॉजी करता है उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं कि वो उसका इकोसिस्टम है। अब फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं, इकोसिस्टम इज ए पर्टिकुलर एरिया इन विच एनी पर्टिकुलर पर्सन स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम वो क्षेत्र है जहां पर इकोलॉजी का अध्ययन या इकोलॉजी किया जाता है। जिस क्षेत्र में आप, जैसे मैंने मुखर्जी नगर का उदाहरण बताया, तो मेरे लिए मुखर्जी नगर क्या बन गया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए मैं हिंद महासागर में अध्ययन कर रहा हूं तो अब मेरे लिए पूरा हिंद महासागर क्या बन गया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हो सकता है कि एक छोटी सी संरचना भी हो सकती है और हो सकता है कि इकोसिस्टम एक ओशियन के बराबर का स्ट्रक्चर भी हो। पर जब भी हम बात करेंगे कि इकोलॉजी जिस क्षेत्र में किया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिट का नाम हम रख देते हैं कि वो क्या है, इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में आप किसी भी एक यूनिट को लेकर चलेंगे, आप किसी एक व्यक्ति को लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं मुखर्जी नगर में जितना भी इंसेक्ट है, इन इंसेक्ट को टारगेट करते हुए इकोलॉजी करना चाहता हूं कि इन इंसेक्ट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इन इंसेक्ट पर यहां के रेनफॉल का क्या इफेक्ट होता है, इस इंसेक्ट पर मानव क्या इफेक्ट डालते हैं, या इन इंसेक्ट का बाकी चीजों से क्या इफेक्ट है। तो इंसेक्ट मेरे लिए टारगेट पॉइंट हुआ तो उस इंसेक्ट को छोड़कर जितनी भी चीजें बच जाए, जितनी भी चीजें बच जाएगी उस सभी को नाम दे दीजिएगा कि आप उस इंसेक्ट का क्या स्टडी करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट। जनरली हमारे टारगेट पॉइंट में इंसेक्ट नहीं होते, हमारे टारगेट पॉइंट में हमेशा ही ह्यूमन बीइंग होता है। तो आप ह्यूमन बीइंग को छोड़कर पूरी चीजें, लिविंग, नॉन लिविंग, सबको एक साथ क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट। फिर शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं मैं, इकोलॉजी अध्ययन है तापमान का, आर्द्रता का, वर्षा का, मिलने वाले जीव जंतुओं का और उनके आपस के संबंधों का। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करते हुए इकोलॉजी कर रहे हैं
तो उस व्यक्ति को छोड़कर जितनी बातें बच जाए उन सभी को हम कहेंगे कि वह पर्यावरण है। इन्वायरमेंट में लिविंग लोग भी आएंगे और नॉन लिविंग भी आएंगे। नॉन लिविंग में ह्यूमिडिटी होगा, टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा, कि हो सकता है कि वो इस लेटीट्यूड पर मिल रहा हो, बाकी लेटीट्यूड पर ना मिले, वो इस अक्षांश पर मिले, बाकी अक्षांश पर ना मिले। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को छोड़कर उस सारी चीजों को नाम हम देते कि वो क्या है, इन्वायरमेंट है। और जिस क्षेत्र में आप इकोलॉजी के लिए आते हो उस क्षेत्र का नाम रखा जाएगा इकोसिस्टम। बची बात बायोडायवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी शब्द बहुत कॉमन है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। डाइवर्सिटी शब्द जुड़ा होता है वेरिएशन से, विभिन्नताओं से। पर जब आप इसमें बायो शब्द जोड़ देंगे तो आप बात करेंगे लाइफ। लाइफ वेरिएशन मतलब जीवों के कितने फॉर्म है वहां पर, कितने टाइप के जीव है वहां पर, जीवों में भी कितनी और सब टाइप के जीव है वहां पर। हम कहेंगे कि आप जो स्टडी करना चाहते हैं, फिर आप बात करना चाह रहे हैं बायो डाइवर्सिटी पर। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ की डाइवर्सिटी पर। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें तो मुखर्जी नगर में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। यहां पर आपको मिलेंगे पूरे भारत के हर कोने का व्यक्ति। हो सकता है आप रोहिणी चले जाए तो उतनी डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे कि मुखर्जी नगर में लोगों की डाइवर्सिटी ज्यादा है रोहिणी के मुकाबले। तो आप कंपैरिजन करते हैं कि लोगों में कितनी विविधता है, जीवों में कितनी विविधता है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहां लिविंग बीइंग कितने टाइप के हैं। हम ऐसी जगह का अध्ययन कहलाते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी केवल एक मेजरमेंट है लोगों या जीवों के टाइप को बताने का, जबकि ये तीनों शब्द बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। इकोलॉजी का मतलब अध्ययन रहेगा, इन्वायरमेंट का मतलब मेन ऑर्गन को छोड़कर, मेन ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बाकी सब, इकोसिस्टम का मतलब जहां इकोलॉजी करने के लिए आते वह इकोसिस्टम, कोई पर्टिकुलर एरिया आप सेलेक्ट करेंगे कि जहां आप कहेंगे मैं अध्ययन करने आया हूं। और बायोडायवर्सिटी का मतलब उस इकोसिस्टम में कितने टाइप के लोग मिलते हैं, हम उसी को कहते हैं कि वो उसकी बायोडायवर्सिटी है। क्या पहले तो शब्द बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहे हैं? हम उसमें पहला टारगेट कर रहे हैं अब बायोडायवर्सिटी पर, जैव विविधता पर। हाँ, इकोसिस्टम एंड हैबिटेट इज ए डिफरेंट थिंग। हैबिटेट, नीके, टेरिटरी, इट इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इट इज द ओनली सेगमेंट ऑफ इकोसिस्टम। जब भी हम बात करेंगे हैबिटेट की तो हम आएंगे इकोसिस्टम में कि हैबिटेट किसे कहते हैं। वो कोई इकोसिस्टम का एक स्थान होगा पर वो कभी इकोसिस्टम नहीं होगा। हैबिटेट का मतलब अगर इसे शॉर्ट में समझना चाहें तो हम जिस मकान में रहते हैं वो हमारा क्या है, हैबिटेट है। और वो इस मुखर्जी नगर के इकोसिस्टम में केवल एक सेगमेंट, एक अंग है। पर हैबिटेट और इकोसिस्टम की कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। लिखिएगा पहला पार्ट बायोडायवर्सिटी। एनवायरमेंट फिर बता दे रहे हैं आप। इकोसिस्टम में जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग मेरे लिए टारगेट पॉइंट होता है, तो ह्यूमन बीइंग को छोड़ दीजिए, उसके बाद अब जितना बच जाए रेस्ट, मतलब इकोसिस्टम में से आप केवल ह्यूमन बीइंग को माइनस कर दीजिए तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट। वह इकोसिस्टम का इन्वायरमेंट है। हर इकोसिस्टम का अपना अपना इन्वायरमेंट होगा। हर इकोसिस्टम के इन्वायरमेंट अलग अलग होंगे और हर इकोसिस्टम के इन्वायरमेंट की स्टडी भी अलग अलग होगी। इसलिए इकोसिस्टम में से ह्यूमन बीइंग को हटा दीजिए तो बाकी जितनी बात अब बच जाए हम सभी का नाम रख देंगे कि वो क्या है, इन्वायरमेंट। अब हम आते हैं डेफिनेशन एक एक की, लिखते भी चलेंगे आप लोग। पहले बायोडायवर्सिटी पर आ रहे हैं, जब हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पर बात करेंगे तब उस पर भी चर्चा करेंगे। लिखना बायोडायवर्सिटी, वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों में मिलने वाली विभिन्नता, जीवित जीवों में मिलने वाली विभिन्नता, वेरिएशन इन द लिविंग बीइंग एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जीवों के प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के प्रकार, इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। इसे हम जैव विविधता कहते हैं।
इन्वायरमेंट, पर्यावरण। द सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, द सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, किसी भी क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक, किसी भी क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक जो किसी जीव पर प्रभाव डालते हैं, जो किसी जीव पर प्रभाव डालते हैं, the sum of the total of living and non-living component influence and events surrounding of an organism, influence and events surrounding of an organism, जो किसी जीव पर प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्टिकुलर प्लेस on which we study relation between environment and living being, वह स्थान जहां पर पर्यावरण और जीवों के मध्य अध्ययन किया जाता है, लिखिएगा आप बायोडाइवर्सिटी में बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड लिविंग बीइंग, जैव विविधता में। पहला भारत के बारे में अगर हम जाने तो भारत की खासियत यह है कि बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें इस भारतीय क्षेत्र पर पूरे विश्व की तुलना में, तो पूरे विश्व में ये रिच एरिया है जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और याद रखिएगा कि पूरे एरिया में जो भी क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के बीच का है, ये वाला पूरा रीजन हमेशा ही बायोडाइवर्सिटी का सबसे रिच रीजन रहेगा। ये क्यों रहेगा, कुछ ही समय में अब क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर कहीं पर भी जब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, तो मकर और कर्क रेखा के बीच का एरिया ही कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी का रिच एरिया। तो भारत के बारे में पहले कुछ विशेषताएं लिख दीजिएगा। इंडिया इज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, भारत एक वृहद जैव विविधता वाला देश है। इंडिया इज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, भारत एक वृहद जैव विविधता वाला देश है। 8% बायोडाइवर्सिटी अकर इन द वर्ल्ड, in which 8% बायोडाइवर्सिटी, जिसमें विश्व की 8% जैव विविधता मिलती है। while it is the area only 2.4% of the world, जबकि वह विश्व का केवल 2.4% क्षेत्र घेरता है, जबकि वह विश्व का केवल 2.4% क्षेत्र घेरता है। मतलब सोचिए कि एरिया भारत का केवल वर्ल्ड का कितना है, 2.4, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में जितनी मिलती है उसका 8%। इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है। भारत में डाइवर्सिटी बहुत रिच है, मतलब जितना एरिया है उससे लगभग 3 गुना बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में मिलती है। लिखेंगे टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रकार।
टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के प्रकार। पहला, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, अनुवांशिकीय जैव विविधता। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, अनुवांशिकीय जैव विविधता। देखना, मैं तीनों को एक साथ पहले समझा देता हूं, फिर लिखा दे रहा हूं मैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है टाइप, कितने टाइप के लोग कहीं पर हैं, कितने टाइप के एनिमल, कितनी टाइप के एनिमल की स्पीशीज वहां पर है, कितने प्रकार की प्रजातियां वहां मिलती है। तो अब ये प्रजाति शब्द मैं बार बार यूज करूंगा, स्पीशीज मैं उसे भी समझा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप शायद बायोलॉजी से अवगत ना हो। प्रजाति, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई शर्मा जी है, वर्मा जी हैं, तो वो प्रजाति नहीं है, वो जाति है। और बायोलॉजी की स्पीशीज का मतलब बहुत अलग रहेगा। पर जनरली जो हमारे रिलीजन में लिया गया है ना जातियों का परिभाषा, लगभग वैसी परिभाषा है, लेकिन ये अलग रहेगी थोड़ी सी। देखो, बायोलॉजी में प्रजाति उन्हें कहते हैं कि वह दो एनिमल एक ही प्रजाति के माने जाएंगे अगर उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, संक्रमण हो, और उनसे जो संतति बने, ऑस्प्रिंग बने, वो फर्टाइल हो। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इस दुनिया में एक ही प्रजाति के दो लोग केवल तभी माने जाएंगे जब उनमें किसी न किसी प्रकार से नई प्रजाति बनाने की काबिलियत हो, वो दोनों ही मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन करके नई प्रजाति बना सके। पर वो नई प्रजाति फर्टाइल होनी चाहिए, जननक्षम्य होनी चाहिए। जरा इसका मतलब समझे हम। देखना, आपने सुना होगा कि हॉर्स, घोड़ा और डोंकी, इनके हाइब्रिडाइजेशन से बनता है खच्चर, म्यूल। तो वास्तव में क्या, फिर ये तो बायोलॉजी की परिभाषा के अकॉर्डिंग एक ही जाति होनी चाहिए, पर घोड़ा अलग प्रजाति है, गधा अलग प्रजाति है। तो ये सच है बिल्कुल। कारण ये है क्योंकि म्यूल जो बनता है वो फर्टाइल नहीं होता है, उससे अगली पीढ़ी बन नहीं सकती है। इसलिए हमने डेफिनेशन क्या कही, वो एक ही स्पीशीज के माने जाएंगे अगर उनसे होने वाले हाइब्रिडाइजेशन से मिलने वाला ऑस्प्रिंग, मिलने वाली संतति फर्टाइल हो। जैसे हॉर्स और उसका फीमेल जो पार्ट रहेगा, उनसे जो नया जनरेशन बनेगा वो फर्टाइल होता है। तो हम कहेंगे कि वो दोनों लोग एक ही जाति के हैं। मानव और बंदर अलग अलग जाति के हैं, उसका रीजन है क्योंकि इनसे बनने वाली जो ऑस्प्रिंग होगी वो कभी भी फर्टाइल नहीं हो पाएगी, इनसे ऑस्प्रिंग बनेगी ही नहीं। अगली जो प्रजाति या अगली जो जाति बनेगी उनसे, वो अगर जननक्षम्य नहीं रही तो हम नहीं मानेंगे कि वो अलग प्रजाति है। तो अब प्रजाति शब्द जब मैं कहूंगा तो आपको यह बात क्लियर हो गई कि एक व्यक्ति और इस दूसरे व्यक्ति में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, कोई भी संकरण नहीं होता है। उन संकरण से कोई नया जीव अगर बनता भी होगा तो वह जननक्षम्य नहीं होगा। तभी हमने उन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। अलग अलग प्रजाति का मतलब उन दोनों में कभी संकरण नहीं होगा, और एक ही जाति का मतलब उनमें संकरण होगा, और संकरण से जो प्रजाति बनेगी वो बिल्कुल जननक्षम्य होगी, फर्टाइल होगी। जैसे हमने इसे अलग अलग नाम दिया क्योंकि इनसे बनने वाली प्रजाति फर्टाइल नहीं होती है। म्यूल की अगर हम बात करें, खच्चर की अगर हम बात करें, तो खच्चर में हॉर्स होती है फीमेल, और डोंकी जो गधा होता है वो होता है मेल, तब वो खच्चर कहलाता है। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, मतलब मेल हॉर्स लिया और फीमेल डोंकी ले लिया, तो उनसे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसे नाम देते हैं हिन्नी। वो बनती है हिन्नी। हिन्नी और भी बौनी होती है, हिन्नी पर ज्यादा ही कैरेक्टर होते हैं, मतलब जो याद रखिएगा फीमेल जो भी रहेगी उसके कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। खच्चर आप देखेंगे वैष्णो देवी अगर जाएंगे तो वो बौना नहीं होता है, वो हाइट होती है उसकी क्योंकि उसमें फीमेल हॉर्स होती है। हिन्नी बौनी होती है क्योंकि उस पर फीमेल इफेक्ट, कहीं पर भी माता का प्रभाव ज्यादा होता है आने वाली पीढ़ी पर। इसलिए याद रखिएगा कि जब म्यूल खच्चर की बात करेंगे तो उसमें फीमेल हॉर्स होगी, और जब हिन्नी की बात करेंगे तो इसमें फीमेल डोंकी होगी। मतलब इन दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से नया जीव जरूर बनता है, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि वो दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। बायोलॉजी में अलग अलग प्रजाति कहने के पीछे केवल एक ही रीजन रहेगा कि उनसे नई जनरेशन फर्टाइल वाली नहीं बन पाती है।
अब हम पहली बायोडायवर्सिटी की बात जो कर रहे हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, वो समझ लीजिए। आप देखना, मानव की बात करते हैं, मानव में भी एक प्रकार के मानव थोड़ी है, कोई ऑस्ट्रेलॉइड है, कोई मंगोलॉइड है, कोई द्रविडियन है, कोई आर्यन है। इस प्रकार की अगर हम बात करें तो मानव के अंदर भी जाएंगे तो वेराइटीज और मिलेगी। फिर आप मान लीजिए कि बटरफ्लाई में चले जाइए, तितलियों में, क्या सभी तितलियां एक प्रकार की होती हैं? उन तितलियों में भी सब स्पीशीज बहुत सारी होगी, कोई पीले रंग की होगी, कोई नीले रंग की होगी। तो वहां पर किसी एक ही स्पीशीज में कितनी सब स्पीशीज हैं? इकोलॉजी में उन्हें हम कहते हैं कि वो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बायोडायवर्सिटी में पहला पार्ट है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का मतलब केवल इतना ही है कि किसी एक जाति के अंदर कितनी उपजातियां हैं, किसी एक जाति के अंदर कितनी सब स्पीशीज है, हम इसे नाम देंगे कि वो क्या है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा घास में और तितलियों में मिलती है। तितलियों में जितनी एक ही प्रकार की तितलियां आप देखेंगे कि उसमें भी वेराइटीज बहुत ज्यादा होगी। जैसे मानव है तो मानव की ज्यादा कितनी सब स्पीशीज होगी? 8, 9, 10। पर बटरफ्लाई में 10,000 से 12,000 सब स्पीशीज मिलती है। जैसे कौवे देखेंगे अगर आप, तो एक इंडियन कौवा और एक पाकिस्तानी कौवा दिल्ली में आपको दोनों दिखाई देंगे। पाकिस्तानी कौवे को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो उसका चोंच से लेकर पूरा शरीर बिल्कुल एक जैसा होगा, एक जैसा। इंडियन कौवे को अगर आप देखोगे तो गर्दन का पार्ट अलग रहेगा और पीछे थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा, पूरा कंप्लीटली वो ब्लैक नहीं रहेगा, उसमें कुछ पार्ट ब्राउनिश रहेगा। तो जो आप देखेंगे कि वो कौवे की सब स्पीशीज है, वो हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान के कौवे की स्पीशीज है और ये इंडियन के कौवे की स्पीशीज है। तो हर प्रजाति के अंदर भी उपजातियां होती है। जैसे डॉग हैं तो कुत्तों में भी आप देखते होंगे कि अलग अलग जाति के कुत्ते होते हैं, कि भाई वो इस नस्ल का है, वो इस नस्ल का है। तो किसी भी जाति में जितनी भी उपजातियां होती है, हम उसे नाम क्या देते हैं? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। क्या इसका कोई लाभ होता है क्या? बिल्कुल। याद रखिएगा, मेंस में सवाल आपसे पूछा जा चुका है जीएस में 2014 में कि जेनेटिक बायोडायवर्सिटी किस प्रकार से प्रजाति को लाभ पहुंचाती है। तो इसका केस स्टडी मैं अभी बता दे रहा हूं। देखना, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उस प्रजाति के जिंदा रहने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। देखो कैसे, मान लेते हैं कि पूरे पृथ्वी पर एक जैसे मानव होते, कंप्लीटली गोरे मानव होते अगर, तो याद रखना फिर इस एरिया में मानवों की जो इस समय सबसे ज्यादा आबादी है वो सबसे विरल एरिया होता, क्योंकि इस एरिया में अगर मिलेनियन आपके पास नहीं है तो आप बेहतर तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकते। गर्मी के दिनों में कभी भी कोई भी मैच दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेला जाता है, या गर्मी के दिनों में कोई भी मैच केन्या में नहीं खेला जाएगा, क्योंकि केन्या में अगर वर्ल्ड कप हमने रख दिया तो हो सकता है कि वहां के लोगों को तो बेटर लगेगा, लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां टिक नहीं पाएगी। व्यक्ति के अंदर जितने ज्यादा डाइवर्सिटी वाले कैरेक्टर रहेंगे उसके जीवित रहने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि मान लो कि इस लोगों समाप्त हो गए तो फिर ये लोग जिंदा रहेंगे, ये लोग समाप्त हो गए तो ये लोग जिंदा रहेंगे। क्यों? वेरिएशन उतना ज्यादा है, उतने टाइप के अलग अलग कैरेक्टर उनके पास हैं। अब इसका एक केस देखना, यह घटना है 1850 की। 1849-1850 में पूरे विश्व में चावल पर एक बीमारी आई थी, और इस चावल की बीमारी में चावल भूरा होकर समाप्त हो जाता था। रिजल्टेंट यह हुआ कि जहां जहां भी चावल की फसलें थी वो तेजी से खत्म हो रही थी, और चावल विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला अनाज है। अब कल्पना करो कि चावल की फसल पर अगर प्रभाव होगा तो सीधा लोग अफेक्ट होंगे। तब पूसा के वैज्ञानिकों को यह क्लियर था कि भारत में छत्तीसगढ़, इसे कहा जाता है धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए नहीं कहते कि धान का उत्पादन या चावल का उत्पादन ज्यादा, इसलिए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ वो छोटा सा क्षेत्र है जहां चावल की 50,000 प्रजातियां मिलती है, 50,000। तब ये फसल पर जो बीमारी चावल की आई तो हमें लगा कि भाई कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा है, कोई दवाई उस पर काम ही नहीं कर पा रही थी। फिर लोगों को, वैज्ञानिकों को याद आया कि 50,000 प्रजातियां अगर चावल की वहां पर हैं
उसमें से किसी न किसी प्रजाति पर यह बीमारी कभी ना कभी आई होगी। फिर भी वो प्रजातियां अगर जिंदा है इतने हजारों सालों से, तो उनके अंदर इस बीमारी से लड़ने की ताकत होगी। फिर वो अपने यहां के नॉर्मल चावल को लेकर गए और वहां का कोई वाइल्ड चावल था, उस जंगली चावल से उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्योंकि वो एक ही प्रजाति के लोग हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। उससे एक नया चावल हमने बनाया और ये नया चावल ऐसा था जिस पर यह बीमारी जो किसी भी तरीके से बीट नहीं हो रही थी, वो तेजी से समाप्त हो गई। अगर वो सब स्पीशीज वहां नहीं होती तो शायद इस पृथ्वी पर से चावल अभी तक खत्म हो गया होता। जितनी ज्यादा सब स्पीशीज होगी उतना माना जाएगा कि उस स्पीशीज में डाइवर्शन और वेरिएशन ज्यादा है, उतने ही अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को जिंदा रख सकती है। इसलिए जिसकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कम उसकी स्टेबिलिटी कम। डायनासोर के खत्म होने में बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि उसकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अब वर्तमान में जीवों में मिलती है। मानवों जैसी उसकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी थी। लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनमें होगा कभी भी क्योंकि वो एक ही स्पीशीज का सब स्पीशीज है। एक जाति की उपजातियों में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे आप अपना मान लीजिए कि एक आपने अंग्रेजी कुत्ता लाया और एक इंडियन कुत्ता है, तो इनसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, तभी तो हमने कहा कि वो एक ही स्पीशीज में मिलने वाला टाइप है। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो हम कहते कि वो अलग प्रजाति है और यह अलग प्रजाति है। प्रजाति का तात्पर्य उनमें कभी भी ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे, और ऑफस्प्रिंग बन गए तो फिर आप उसे अलग अलग तो कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए वाई जब सब स्पीशीज की बात आएगी उसमें सब कुछ होगा, पर उसमें दोनों के कैरेक्टर आने वाली जाति में मिलते हैं। इसका बेनिफिट हमें आगे मिलता है। लिखिएगा, इसमें रेस मतलब होता है कि स्पीशीज का लगातार चलता आ रहा परिवर्तन। रेस जैसे घोड़ा, तो घोड़े की रेस की अगर हम बात करें तो घोड़ा कभी बकरी जैसा था, फिर बड़ा होता चला गया। तो हम कहते हैं कि एक स्पीशीज में पुराने काल से अभी तक क्या परिवर्तन आया, हम उसे नाम देंगे रेस। और स्पीशीज केवल और केवल इस बात को डिफाइन करने के लिए उनमें ऑफस्प्रिंग में नई जनरेशन से ऑफस्प्रिंग वाले ऐसे जो बने जो जननक्षम होंगे या नहीं, बस इतना ही। स्पीशीज का इतिहास रेस कहलाता है। लिखेंगे, genetic biodiversity, it is the total number of genetic character of species, it is the total number of genetic character of species। किसी प्रजाति के समस्त अनुवांशिकीय लक्षण, किसी प्रजाति के समस्त अनुवांशिकीय लक्षण अनुवांशिकीय जैव विविधता कहलाते हैं। It is the total number of genetic characteristic of species. It is within single species. यह एक ही प्रजाति में मिलता है। किसी प्रजाति में मिलने वाले समस्त अनुवांशिकीय लक्षण अनुवांशिकीय जैव विविधता कहलाता है। अनुवांशिकीय जैव विविधता कहलाता है। यह एक ही प्रजाति में मिलने वाला उपप्रजाति, यह एक ही प्रजाति में मिलने वाली उप प्रजातियां होती है। इट इज विथ इन सिंगल स्पीशीज ऑफ सब स्पीशीज। यह एक ही प्रजाति में मिलने वाली उप प्रजातियां हैं। इफ इट इज मोर, यदि यह अधिक है, देन स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्पीशीज इज हायर। यदि यह अधिक है तो उस प्रजाति का स्थायित्व अधिक रहता है। इट मीन्स सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीजेस, अर्थात प्रजाति की उत्तरजीविता बढ़ जाती है।
and species can adapt easily to changing environment, and species can adapt easily to changing environment, और प्रजाति वातावरण परिवर्तन को आसानी से एडॉप्ट स्वीकार कर लेती हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी अकर इन बटरफ्लाई एंड ग्रासेस। सबसे अधिक लिखना है, सबसे अधिक आनुवांशिकीय जैव विविधता तितली और घास में मिलती हैं। बटरफ्लाई एंड ग्रास, सबसे अधिक आनुवांशिकीय जैव विविधता तितली और घास में मिलती हैं। मिनिमम की तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम तब बताया जा सकता है जब हम इस पृथ्वी के प्रत्येक जीव को जान लेते। हम जान लेते कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव कौन कौन है। अभी तो खोज चलती रहती है, तो हो सकता है अभी हमने कई सारे ऐसे, जैसे अंडमान निकोबार है, वहां पर मानवों की ऐसी प्रजातियां भी मिल सकती जिसे अभी तक हमने देखा ना हो। अफ्रीका के कई ऐसी जगह हैं जहां अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि वहां पर वो अभी भी किसी सामान्य जन को आने नहीं देते हैं। तो हम नहीं बता सकते कि न्यूनतम किस्में होती है, लेकिन अभी तक जो देखी गई अधिकतम किस्में तितलियों में और घासों में। ये पहला था लेवल, जिसे कहते हैं जेनेटिक। अब बड़ा सिंपल है, एक जाति के अंदर की बात करोगे तो जेनेटिक कह देना, और अब जातियों की बात कर दोगे तो जेनेटिक की जगह पर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। तो दूसरा लिखेंगे प्रजातीय जैव विविधता, स्पेसिफिक मत लिखना, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, प्रजातीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता लिखना। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली विभिन्न प्रजातियों को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। इट इज रिफर टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। किसी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या को जाति या प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। मैथमेटिकली इट इज मेजर, गणितीय रूप से यह, मैथमेटिकली इट इज, मेजर मत लिखिएगा, मैथमेटिकली इट इज रेशियो ऑफ वन स्पीशीज, मैथमेटिकली इट इज रेशियो ऑफ वन स्पीशीज ओवर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। गणितीय रूप से यह एक प्रजाति के जीवों की संख्या, एक प्रजाति के जीवों की संख्या और समस्त जीवों की संख्या के, और समस्त जीवों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखना जरा ये क्या है। तो अगर आपको कहीं पर भी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी निकालनी हो, एसबीडी, प्रजातीय जैव विविधता निकालनी हो, तो प्रजातीय जैव विविधता के लिए हम फार्मूला लिखते हैं कि एक स्पीशीज के नंबर ऑफ वन स्पीशीज, एक प्रजातीय के जीवों की संख्या एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म।
कुल प्रजातियों की संख्या। देखना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं इसे। मान लीजिए किसी जंगल में 2 टाइगर हैं, रैबिट 17 हैं, घास 70 हैं और इंसेक्ट 11 है। ठीक है, एक उदाहरण ले लिया हमने आर्टिफिशियल। अब हम जानना चाहते हैं कि यहां पर प्रजातीय जैव विविधता कितनी है टाइगर के लिए। तो टाइगर के लिए अगर हमने निकालने की कोशिश की तो टाइगर की प्रजातियां संख्या कितनी है उसकी जाति की? 2। और ओवरऑल पूरे लोग कितने हैं? हमने कहा कि यहां पर 0.02 बायोडायवर्सिटी है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती जाएगी उतनी बायोडायवर्सिटी ज्यादा रहेगी। जैसे इस कमरे में देखो, इस कमरे में बायोडायवर्सिटी 0 है क्योंकि एक ही प्रजाति कौन है? ह्यूमन बीइंग। मान लेते 50 लोग हैं और वही 50 ऊपर भी थे और टोटल लोग भी कितने इस कमरे में? टोटल हमने 50। तो कितना हो गया? अगर एक उत्तर आ गया इसका मतलब इस कमरे में बायोडायवर्सिटी 0 है, डायवर्सिटी है ही नहीं। और 1 से छोटा होने दीजिए, जितना छोटा होता जाएगा माना जाएगा कि उतनी वेराइटीज के लोग उसमें ज्यादा हैं। याद रखिएगा, जितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी चाहते हो, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी को जब मेजर किया जाए तो उसकी वैल्यू जितनी 0 के नजदीक रहेगी, और अगर 0 आ गई इनफाइनाइट। जैसे गिनी कॉफिशिएंट नहीं होता था, लगभग वैसा ही है ये। पर हम इसे इतना जरूर याद रखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आप कहेंगे कि स्पीशीज बायोडायवर्सिटी 0 है, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम है। इससे बड़ा नहीं हो सकता है, पर 0 कभी नहीं होता है। 0 के नजदीक रहेगा तो हम कहेंगे कि स्पीशीज बायोडायवर्सिटी अधिकतम होगी। इसे नोट करिएगा कि अगर 1 हुआ तो 0, और अगर ये 0 रहा तो फिर अधिकतम। अगर इस इकोसिस्टम में एक ही फैमिली से हुए, जैसे कैट फैमिली से हुए, जैसे उससे कोई मतलब नहीं। फैमिली महत्वपूर्ण नहीं होती हमारे लिए इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण होता है स्पीशीज की। टाइगर की अलग प्रजाति है, कैट की अलग प्रजाति है, लॉयन की अलग प्रजाति है, तो भले वो कैट फैमिली के हो, लेकिन हमारे लिए प्रजाति कौन सी है वो महत्वपूर्ण है। फैमिलियों का यहां कोई लेना देना नहीं रहेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इकोसिस्टम में अलग अलग लोग देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप प्रजाति की बात कर रहे हैं। और आप एक ही प्रजाति में चले जाते कि भाई रेबिट बताओ कि रेबिट क्या 17 एक ही टाइप के हैं क्या? तो हम कहेंगे फिर आप कौन सी बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी की। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी जाति के अंदर मिलने वाली उपजाति, और जातीय विविधता का मतलब सिंपल सा जो वास्तविक परिभाषा बायोडायवर्सिटी की हम पढ़ते हैं वो यही होती है, कितने प्रकार की प्रजातियां मिलती है। तीसरा जो सबसे बड़ा होगा, हां अगर ये ज्यादा होगी तो क्या रहेगा? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ऊपर ज्यादा था तो क्या ज्यादा था? मान लीजिए कि ऊपर में जेनेटिक बायोडायवर्सिटी ज्यादा थी तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी? उस एनिमल की, उस स्पीशीज की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। शब्दों पर ध्यान देना। अगर वेराइटी ज्यादा हैं तो उस प्रजाति का स्थायित्व इस पृथ्वी पर अधिक है, पर अगर ये ज्यादा हैं तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो लिखना, इफ इट इज वैल्यू इज हायर देन स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज ऑल्सो हायर। यदि इसका मान अधिक है यदि एसबीडी का मान न कहते हुए हम कह रहे कि यदि जैव विविधता अधिक है, प्रजातीय जैव विविधता अधिक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का स्थायित्व अधिक होता है।
देखो ये बड़ा स्वरूप कैसा होता चला जा रहा है। पहले आप जाति के अंदर की बात कर रहे थे, मतलब आप बात कर रहे थे कि बताओ भाई एक ही जाति में कितने लोग हैं, और अब हम क्या बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम में कितनी जातियां हैं। अगला इससे भी बड़ा होगा, टाइप थर्ड, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। टाइप थर्ड, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, या समष्टि जैव विविधता, कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी। समष्टि जैव विविधता। अब समझना, एनसीईआरटी में आपको इसका एक चित्र भी मिलेगा, उससे मैं डिफाइन करा देता हूं। समष्टि जैव विविधता किसी छोटे क्षेत्र के लिए कभी ज्ञात नहीं की जाएगी, क्योंकि यह वास्तव में इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी है। यह वास्तव में इस बात की बायोडायवर्सिटी है कि उस क्षेत्र में कितने टाइप के इकोसिस्टम हैं। जैसे भारत की बात करें आप, तो भारत में आप कहेंगे कि इस वाले क्षेत्र में कैसा इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट, पूरी तरह से मरुस्थलीय इकोसिस्टम होता है। इस वाले क्षेत्र में जो इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरह से कोस्टल इकोसिस्टम होता है। इस वाले क्षेत्र में जो इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरीके से प्लेन, मैदानी इकोसिस्टम होता है। इस वाले क्षेत्र में जो इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरीके से पर्वतीय, या हम कहेंगे कि पहाड़ी इकोसिस्टम होता है। आप भारत की बात करें तो उस क्षेत्र में इकोसिस्टम के टाइप भी क्या हैं, बहुत ज्यादा है। पर आप बात करिए पूरे साइबेरिया में, अब इतना बड़ा क्षेत्र है ये, इकोसिस्टम एक ही, पूरा का पूरा केवल टुंड्रा टाइप का, टैगा टाइप का, जहां पर पूरी तरह से बर्फ रहेगा, बहुत कम संख्या में जीव मिलेंगे और विविधता भी कम होगी। तो किसी बड़े जियोग्राफिकल एरिया में कितने टाइप के इकोसिस्टम हैं, कितने टाइप की कम्युनिटी हैं, हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी या कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी। कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी का मतलब, अभी आप राजस्थान में थे तो आपने देखे बहुत ऊंचे ऊंचे या बहुत बड़े एनिमल, ऊंट, जो इस रेगिस्तान में जीवन यापन कर सकते थे। थोड़ा सा आप आगे की ओर आए तो आपको भेड़ दिखने लग गई, जो बर्फीली क्षेत्र में रह रही थी, हिमाचल प्रदेश या कश्मीर की पश्मीना थी वो। तो आप कहेंगे भाई थोड़ा सा जगह बदली और इकोसिस्टम ही पूरी तरह से बदल गया। फिर आप नीचे आ गए तो आपको पशुपालन दिखने लग गया, वहां पर गाय बैल बहुत ज्यादा संख्या में दिखने लग गए। तो आपने कहा यहां तो पूरी कम्युनिटी बदल गई। यहां कुछ और कम्युनिटी हैं अफ्रीका के क्षेत्र में, या फिर आप कहे थार के क्षेत्र में, और फिर आप कहेंगे कि इधर पूरी अलग कम्युनिटी है जो कश्मीर के क्षेत्र में, और फिर आप प्लेन पर आ गए तो वहां कम्युनिटी, मतलब पूरे जीवों का ग्रुप, पूरे इकोसिस्टम में मिलने वाले सभी जीवों को एक साथ कहा जाता है समष्टि, कम्युनिटी। मुखर्जी नगर के पूरे जीवों को एक साथ आप क्या नाम दे दीजिए, समष्टि या फिर कम्युनिटी। तो जितनी वेराइटीज वहां मिलेगी, हम कहेंगे कि उस क्षेत्र में तो कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। भारत की खासियत देखना, भारत में स्पीशीज में भी रिच है, सब स्पीशीज में भी रिच है, यहां तक कि वहां इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी में भी वह रिच है। जबकि आप रशिया की बात करें तो वहां इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि पूरा क्षेत्र बिल्कुल एक जैसा कम्युनिटी को शो करेगा। करोड़ों, या फिर आप कहेंगे कि जैसे ब्रह्मांड में कहिए तो करोड़ों किलोमीटर दूर चले गए लेकिन कुछ परिवर्तन लिविंग बीइंग मिले ही नहीं, तो हम कहेंगे ब्रह्मांड में ये जो इकोसिस्टम कम्युनिटी या कम्युनिटी इको बायोडायवर्सिटी वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। लिखना, बायोम बहुत अलग जगह रहेगी। बायोम का मतलब होता है जहां जीवन मिलता है, तो बायोम उस कम्युनिटी से भी बड़ा क्षेत्र माना जाएगा, जहां पर जैसे हम बात करते हैं कि जहां 10-12 कम्युनिटी मिल गई तो भारत का बायोम कहलाएगा। अब ये बायोम कई कम्युनिटी से मिला हुआ क्षेत्र बनता है। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। यह केवल बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए ज्ञात की जाती हैं। यह केवल बड़े
भौगोलिक क्षेत्र के लिए ज्ञात की जाती हैं। इट मीन्स in the large geographical area different number of ecosystem is called community biodiversity. It means in the large geographical areas different type of ecosystem is called community biodiversity. अर्थात किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न समष्टियां समष्टि जैव विविधता कहलाती हैं। जैसे इंडिया में डेजर्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मरुस्थल, पर्णपाती वन, मैनग्रूव, जैसे भारत में मरुस्थल, पर्णपाती वन, मैनग्रूव इंग्लिश में ही मैनग्रूव कहते हैं, डेजर्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैनग्रूव, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेटलैंड, आर्द्र भूमि, अब देखिएगा, तीनों को मैं एक नजर में बता दे रहा हूं और अब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी प्रजाति के अंदर की बात करोगे आप, किसी स्पीशीज के अंदर की बात करोगे कि उस प्रजाति में कितनी उप प्रजातियां हैं या उपजातियां हैं, सब स्पीशीज, तो आप ये किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक। किसी इकोसिस्टम में आप बात कर रहे हैं कि कितने टाइप की प्रजातियां हैं, तो आप ये क्या बात करेंगे? स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, प्रजातीय जैव विविधता। और किसी बड़े एरिया में आप बात करें कि कितने टाइप के इकोसिस्टम हैं, तो आप ये बात कर रहे होंगे समष्टि बायोडायवर्सिटी, समष्टि जैव विविधता। आप अगर उस देखेंगे एनसीईआरटी में, शायद वो आज तक डायग्राम कभी इतना ध्यान से ना देखा हो, उसने ऐसे गोले बनाए हुए हैं, उसमें आप देखना एक गोला बहुत बड़ा बनाया होगा। उस चित्र को देखोगे अगर आप क्लास 12 की किताब में एनसीईआरटी में, तो एक ही प्रजाति की उप प्रजातियां दिखाई गई थी। इसमें अलग अलग प्रजातियों के चित्र दिखाए थे, हिरन, बाघ, हाथी, घोड़ा, ऐसे चित्र दिखाए गए। और फिर एक देखना यहां घास का मैदान दिखाया गया होगा, यहां पर रेगिस्तान दिखाया गया होगा, पर्वतीय क्षेत्र दिखाए गए होंगे। तो वो किसकी बात कर रहा था? समष्टि की। शायद वो चित्र इसके पहले ना क्लियर होता हो, लेकिन अब आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि एक ही प्रजाति की उप प्रजातियां जेनेटिक, कितनी उप प्रजातियां स्पीशीज, और कितने इकोसिस्टम कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के 3 लेवल माने जाते हैं एक्चुअल में। ये टाइप ना कहते हो, हम इसे कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी के 3 लेवल है। एक सबसे छोटा लेवल है, और एक बहुत बड़े लेवल की बायोडायवर्सिटी है, और एक बीच की जिसे हम कहते हैं स्पीशीज। पर कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें नॉर्मली पूछ ले कि बायोडायवर्सिटी की परिभाषा बताओ, तो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी उसे बता दो कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। आप घोषित कर दीजिए कि वो उस पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजाति है या फिर केवल जैव विविधता कहलाएगी। क्या शब्द क्लियर है यहां तक अभी? अब आइए लिखना, मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का मापन। मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का मापन। अगर सवाल आ जाए कि बायोडायवर्सिटी के 3 लेवल मिलते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है, 3 लेवल में बायोडायवर्सिटी मिलती है। अब हम मेजरमेंट करते हैं 2 टाइप से। पहला मेजरमेंट किया जाता है स्पीशीज रिचनेस, प्रजातीय प्रचुरता, और दूसरा मेजरमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि स्पीशीज इवननेस, प्रजातीय समता।
इवननेस। इवननेस का मतलब हम ये कहेंगे कि एक जैसे उनमें प्रजातियों की संख्या समान है या बहुत ज्यादा खराब है, दोनों को समझते हैं हम। एक है रिचनेस और एक है इवननेस। यह है मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट एक्चुअली ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है ये, पर ये हम इससे बता सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी ज्यादा और कौन से क्षेत्र में कम है। इसको बताने के लिए हम दो आधार चुनते हैं कि वहां प्रचुरता कैसी है और वहां समता कैसी है। पहले प्रचुरता को देखते हैं। प्रचुरता का मतलब हेड काउंटिंग। हेड काउंटिंग का मतलब मान लीजिए आप भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में चले गए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप बात कर रहे हैं, तो आपने कहा देखो भाई यहां पर हिरन भी हैं, डियर भी हैं, रैबिट भी हैं, टाइगर भी हैं, कैट फैमिली के और भी कुछ हैं, इंसेक्ट बहुत सारी वेराइटीज में हैं, फिर साथ ही आपने कहा कि यहां पर ग्रासेस भी बहुत वेराइटीज में हैं, प्लांट की भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो आपने एक एक को काउंट किया है। आपने बताया कि यहां पर शीशम के पेड़ मिलते हैं, आपने कहा कि यहां पर सेंडल ट्रीज चंदन के पेड़ मिलते हैं, आपने कहा महोगनी के पेड़ मिलते हैं। तो आप एक एक टाइप की जाति गिनकर बता सकते हैं ना। तो हम कहते हैं कि उस क्षेत्र में क्या है, स्पीसीज रिचनेस है। स्पीसीज रिचनेस सीधा काउंट करके बता सकते हैं कि देखो भाई यहां इतने टाइप के लोग और वहां उतने टाइप के लोग हैं। तो हम बता देंगे जहां टाइप ज्यादा वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट है जिसमें केवल ए बी सी 3 टाइप के एनिमल है, और कोई फॉरेस्ट है जहां आपने कहा कि ए बी सी डी ई एफ जी तक के एनिमल है, तो आप क्या कहेंगे, इधर वाले की बायोडाइवर्सिटी। सीधा हेड काउंटिंग है ये कि भाई कितने टाइप के एनिमल है बता दो हमें। हमने काउंट करके बता दिया कि इतने टाइप के एनिमल तो हमें दिख रहे हैं सीधे यहां पर। तो ये रिचनेस को शो करते हैं। तो लिखते चलिएगा इसमें, यह विभिन्न प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है। इट इज द काउंटिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इट इज द काउंटिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड इट इज मेजर इन 3 वे। और इसे 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार की प्रजाति को दर्शाता है और इसे 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी मतलब इसके नाम रखे गए 3, अल्फा, बीटा और गामा। एक्चुअली मेजरमेंट का यह तरीका है। तीनों को अगर हम देखना चाहे कि इन तीनों में किस प्रकार की बात है, तो अल्फा का मतलब होता है इकोसिस्टम में कितने लोग हैं, कितने टाइप के लोग हैं वो बता दो बस। बीटा का मतलब होता है कि इकोसिस्टम जब बदलेगा तो कितने लोग बदल गए और कितने लोग उतने ही रह गए। तो वो बीटा से मेजर करते कि भाई कितना चेंज आया है, परिवर्तन कितने का हुआ है। तो लिखते चलना, पहला अल्फा, किसी क्षेत्र में मिलने वाली प्रजाति को अल्फा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसी क्षेत्र में मिलने वाली प्रजाति को अल्फा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड अल्फा बायोडाइवर्सिटी। सेकंड, बीटा बायोडाइवर्सिटी। बीटा बायोडाइवर्सिटी, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द 2 इकोसिस्टम। यह 2 इकोसिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन है। यह 2 इकोसिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्रासलैंड है, घास का मैदान है। हमने यहां पर देखा कि ए, बी और सी, यहां पर ए बी सी प्रकार के एनिमल हैं, और यहां हमने कहा कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये उष्णकटिबंधीय वन है।
और इस उष्णकटिबंधीय वन में मैंने देखा कि एनिमल ABCDEF टाइप के हैं। तो आपने कहा भाई यहां 3 हैं, कौन सी बायोडाइवर्सिटी? अल्फा बायोडाइवर्सिटी। और यहां अल्फा कितनी है? 6 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? आप डिक्लेयर कर दीजिएगा कि यहां पर बीटा बायोडाइवर्सिटी कितनी है। डिफरेंस बताता है ये, बस कंपैरिजन बताता है ये कि यहां कंपेयर करने पर कितना अलग से। तो हम ये कंपैरिजन करवाते इसलिए ताकि हमें क्लियर हो कि ये रिचनेस में उसकी तुलना में कितना ज्यादा रिच है। हम कहेंगे कि इसकी तुलना में यह डबल रिच है सीधा, क्योंकि यहां अल्फा 3 था और यह अल्फा 6 था। तो हम इसके लिए निकालते बीटा कि उनमें कितना ज्यादा इजाफा हुआ या कितनी उसमें कमी हुई। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अल्फा मतलब 1 में मिलने वाले और बीटा मतलब 2 में डिफरेंस कितने का है। दोनों का डिफरेंस बीटा बायोडाइवर्सिटी है। थर्ड, गामा बायोडाइवर्सिटी।